बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी। और हर बार की तरह आज भी दिन है रविवार का और शाम के बज गए हैं 7। और 7 बजे रविवार के दिन हम क्या करते हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं आपका अपना पसंदीदा शो, जो कृषि जगत के उन उन मुख्य मुद्दों को उठाता है जो आपके लिए हैं जानने जरूरी। तो शो का नाम है बात पते की, और मैं और हमारे कृषि नेटवर्क के एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और वो आज आपका ही दिया हुआ एक मुद्दा उठाने वाले हैं, जो आपने हमारे ऐप पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा पूछा था कि आप इस बार ये वाला मुद्दा उठाइए। तो वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है गेहूं का। गेहूं की बुआई का टाइम आ रहा है। इस टाइम पे किसान जो है गेहूं के बीज खरीद रहा है मार्केट से। गेहूं की बुआई के लिए फसल की तैयारी, जमीन की तैयारी कर रहा है, खेत की तैयारी कर रहा है। तो गेहूं की बुआई करने के लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम आपको बताएंगे। बीज खरीदते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खेत की तैयारी के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और बुआई के वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार हो वो बढ़िया से बढ़िया हो, सबसे अच्छी क्वालिटी की, और सबसे कम परेशानियां आपको उस फसल में आए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक आग्रह ये करूंगा कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो ऊपर जो बेल आइकन आपको दिख रहा है वो दबा के वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि जब भी हम इस तरह का कोई भी नया वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक्सपर्ट पैनल से जो माननीय सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं आज उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज आशीष जी हैं, गगन जी हैं, प्रियंका जी हैं, रोहन जी हैं, अनुराग जी हैं और मनिंदर जी हैं। और हर रविवार की तरह आज भी आपके इस मुख्य मुद्दे पे वो अपना हमें ज्ञान देंगे। तो मैं शुरुआत आपसे करता हूं आशीष जी की। एक तो सबसे पहले अगर हम फसल की बुआई की बात करें तो किसान जो है बीज लेने जाएगा। तो बीज लेते वक्त गेहूं की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान को? जी नमस्कार अनुपम जी। सबसे पहले पहले अपने किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट भाई जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने पूछा कि बीज लेते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो ये ऐसा समय है कि रबी का सीजन लगभग पूरी तरह से शुरू हो चुका है और दिवाली भी हमारे पास में है। किसान भाई के लिए हमारे बहुत ही व्यस्ततम समय है, उनके लिए ये त्योहार भी है और रबी सीजन के लिए गेहूं और सरसों, चना, मटर, आलू सबकी बुआई का भी समय एकदम सर पे है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से मैं कृषि नेटवर्क के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, जो भी बीज लें आप, जो भी जिस भी फसल का बीज चयन करें, गेहूं हो या कोई भी बीज हो, आज यहाँ गेहूं की बात हो रही है, तो आप रजिस्टर दुकान से बीज लें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप लूज पैकेट का बीज प्रयोग करने से बचें। अगर आपको लूज पैकेट भी ले रहे हैं तो उसका बीज आप जरूर एक बार हाथ में लेके देखें, उसकी साइज क्या है, मिक्सिंग नहीं है। दूसरा, हाइब्रिड सीड या रिसर्च सीड जो भी सीड हो, जो पैकेट आप लें उसमें पैकेट में देखिए लॉट नंबर, वैरायटी कौन सी है, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, उसका रेट क्या है, और उसकी आप रसीद जरूर लें। बीज जो है सर्टिफाइड लें या फाउंडेशन बीज लें, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी चयन करें बहुत अच्छी तरह देख के बीज का साइज, मिक्सिंग, उसका कलर, इस तरह से चयन करें। जी आशीष जी। अब मनिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा बीज लेना चाहिए हमारे किसान भाई को कि उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो? जी अनुपम जी, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। तो बीज की अगर बात करें, जो हमारे पास प्रचलित वैरायटियां हैं उसमें HD 3086 और HD 2851 है। तो इसके बाद अगर हम नई वैरायटी जो रिलीज हुई है उनकी बात करें तो DBW 187 और DBW 222 है। इनकी अगर आप स्पेसिफिक की बात करें या विशेषताएं की बात करें तो जो DBW 187 है, तो ये जहाँ पे पानी ज्यादा है तो वहां पे लगाने वाली वैरायटी है। और यह वैरायटी में मेन जो इसकी विशेषता है, इसमें जो हल्दी रोग आता है बाद में, तो वो इससे इस वैरायटी में नहीं आता है। और इसमें जो जिसकी जो पूरी तरह से तैयार होने की अवधि है वो 139 दिन से 157 दिन की है। और यह वैरायटी ज्यादा हाइट नहीं लेती, मीन्स जिसकी जो हाइट है 100 सेंटीमीटर तक रहती है। और यह वैरायटी लगभग 64 to 65 मन जो है यील्ड वो देती है। और इसके बाद अगर हम बात करें DBW 222 की,
तो यह दोनों वैरायटी लगभग 2018-19 में ही रिलीज की गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इन दोनों की जो यील्ड है काफी अच्छी है, और ये भी सेम लगभग 62 से 82 मन जो है, एक मन में 40 kg जो होता है वो मतलब बार होता है, तो इतनी यील्ड ये दे देती है। और इसकी वैरायटी अगर लेट बिजाई की जाए तो इसका थोड़ा जो यील्ड है वो कम हो जाती है। और उसके बाद अगर हम प्रचलित वैरायटी की बात करें जिसमें 30-86 है, तो उसमें अगर 15 नवंबर से इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लेट बिजाई करें तो इसकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, और इसकी जो टाइम लेती है वो 156 दिन का लेती है। और इसकी जो अगर तापमान ज्यादा हो तो यह इसकी थोड़ी यील्ड में इसमें कमी आती है। और इसके बाद अगर हम 2851 की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 19 से 28 क्विंटल का जो है वो यील्ड देती है, और यह 10 नवंबर से 25 नवंबर तक इसको लगाने के लिए सिफारिश किया गया है। और यह थोड़ी लेट वैरायटी है, किसान भाई अगर लेट हो जाए तो इसको अगर अच्छे से लगा सकते हैं। और इसकी हाइट भी थोड़ी कम होती है, इसलिए खराब मौसम और बारिश की संभावना में भी यह गिरती नहीं है और किसान को अच्छी आमदन देती है। तो यही मेन वैरायटी है जिसका चयन एरिया के हिसाब से किसान को करना चाहिए। जी अनुपम जी मनिंदर जी, तो आशीष जी, हमने बीज कैसे चुने इसकी बात कर ली। मनिंदर जी ने हमें ये बताया कि कौन सी वैरायटी जो है हमें लगानी चाहिए। अब आप बताइए कि बुआई करते वक्त बीज दर क्या होनी चाहिए, क्या ध्यान रखे किसान उसमें? बीज दर किसान को मेनली जो है वो उसके खेत के हिसाब से या मिट्टी के हिसाब से लेना चाहिए। जो आमतौर पे बीज की दर होती है वो 40 से 45 किलो होती है, लेकिन किसान को अगर लगता है कोई जर्मिनेशन थोड़ा टाइम लेट हो गया तो उसको 40 से 60 किलो प्रति एकड़ भी किसान ले सकता है। तो यह मेनली जो रिकमेंड है वो 45 से 50 किलो पर एकड़ है। जी मनिंदर जी। आशीष जी, बेसिकली मैंने आपसे पूछी थी ये चीज जिसका जवाब मनिंदर जी ने दे दिया, कोई बात नहीं। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों जरूरी होती है, बीज दर के बारे में इतना ध्यान क्यों दे किसान? सर, बीज दर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बीज दर से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मनिंदर जी ने बताया 40 से 45 kg पर एकड़। तो अगर हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, ये सीड ड्रिल मशीन या अगर आप छिटकुआ बो रहे हैं तो उसके लिए भी किसान भाई हमारे 50 किलो का कट्टा जो आता है, बोरी को बोलते हैं, वो डायरेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहली बात तो किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि आप जब भी सोइंग करें, आप बुआई करें मशीन से करें, सीड ड्रिल मशीन से करें, तो उसमें 40 से 45 kg पर एकड़ के हिसाब से उसका बॉक्स होता है सीड ड्रिल का, और उस हिसाब से आपका DAP भी होता है। तो बीज दर ही एक ऐसी चीज है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को सबसे ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए हमें बीज दर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लेट सोइंग, अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसे धान लगा आपके खेत में, आपको लग रहा है कि हमारा गेहूं की फसल लेट हो जा रही है, उस दिशा में आप 5 से 10 किलो और अधिक लेट हो रहा है तो आप 10 से 15 किलो बीज जरूर बढ़ा के डालें, जिससे कि हमारा जमाव प्रतिशत जो है वो मेंटेन रहे। तो सर, इसलिए हमको बीज दर का लाभ बहुत ही देख के और बहुत ही संभाल के बीज दर को प्रयोग करना होता है। जी आशीष जी। गगन जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीज हमने सेलेक्ट कर लिया, बीज की बात कर ली, क्वालिटी की बात कर ली, बीज दर की बात कर ली, अब खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं की बुआई में खाद पे किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? खाद रिलेटेड बात करें तो? जी अनुपम जी, जो खाद का है हम सब जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसकी उपज के लिए। खेत की अगर कम डालेंगे या ज्यादा डालेंगे तो बहुत ही उसका गलत प्रभाव पड़ता है अपनी उपज के ऊपर। वैसे तो क्या करना चाहिए फार्मर को कि अपनी मिट्टी का चेक करवाना चाहिए कि उसमें कितनी मात्रा है सारे न्यूट्रिएंट की या उर्वरकों की, उसके बेस पे ही खाद डालनी चाहिए। वैसे अगर नहीं करवाते या मोटा मोटा बात करें तो 1 एकड़ जमीन के लिए, जो 1 एकड़ है उसके लिए 110 kg जो यूरिया है उसका रिकमेंडेशन दिया गया है कि 1 किले में 110 किलोग्राम यूरिया डालो, और जो DAP है वो 55 किलोग्राम डालो 1 एकड़ में।
अगर किसान डीएपी डाल रहा है तो उसे 20 किलोग्राम यूरिया कम कर देनी चाहिए खेत में पर एकड़ के हिसाब से। और अगर डीएपी नहीं डाल रहा है तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जैसे कि अब हम सभी जान रहे हैं कि बाजार में डीएपी की उपलब्धता बहुत कम है, तो उस केस में फार्मर एसएसपी डाल सकता है, सिंगल सुपर फास्फेट। वो थोड़ी सस्ती भी है और उसमें सल्फर कंटेंट भी बहुत है, अच्छा है। और इसकी जो मात्रा है 155 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। और जो पोटाश की बात करें तो 20 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से रिकमेंड की गई है। और अब हम बात करें कि कब डालनी चाहिए ये खादें सारी, तो जो अपनी डीएपी एसएसपी या पोटाश डाल रहे हैं वो उसकी पूरी मात्रा, और जो यूरिया डालनी है उसकी आधी मात्रा। जैसे 110 किलोग्राम डालनी है तो उसमें से 55 किलोग्राम जब हम बुवाई करेंगे उस समय डालनी पड़ेगी। और जो बाकी रह गई है अपनी यूरिया आधी बची हुई, तो उसे जब आप फर्स्ट इरिगेशन करेंगे, पानी लगाएंगे खेत में, तो उससे पहले या उसके 5 दिन बाद के डाल देनी चाहिए। और अगर अपनी जमीन रेतली है तो उस केस में क्या करना चाहिए कि जो यूरिया की मात्रा है उसे 2 समान भागों में बांट लेना चाहिए। आधी को पहली जो सिंचाई करेंगे उस समय डालना चाहिए, और जो आधी बच गई है उसको दूसरी सिंचाई के वक्त डालना चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूंगा थोड़े दूसरे तत्वों के ऊपर जो फार्मर ज्यादातर नहीं डालते हैं, जैसे सल्फर हो गया, मैंगनीज हो गया या जिंक हो गया। अगर आप एसएसपी डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, तो आपको सल्फर की कोई दिक्कत नहीं आएगी खेत में। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर डालनी चाहिए, प्रति किले के हिसाब से प्रति ईयर, कनक जो बुआई करने से पहले, बीज बोने से पहले। और जो जिंक की बात करें तो 8 किलोग्राम उसकी मात्रा हम यूज कर सकते हैं बुआई से के वक्त, या फिर अगर हम उस समय नहीं डालते तो आप स्प्रे कर सकते हैं जिंक सल्फेट 21% वाला जो आता है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा का, जब हमें उसकी जो कमी है पौधों में नजर आती है। इसके अलावा बात करें मैंगनीज की, तो जब हम पानी लगाते हैं उससे फर्स्ट पहली बार सिंचाई करते हैं उससे 3-4 दिन पहले 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे करनी चाहिए पौधों के ऊपर। और अगर कोई दूसरे किसी तत्व की कमी आ रही है तो उसका भी स्प्रे करके फार्मर या किसान है वो उसे दूर कर सकता है। जैसे अगर विकास अवस्था में अगर नाइट्रोजन की दिक्कत आ रही है, यूरिया की पत्ते पीले हुए हैं, तो उस केस में क्या कर सकता है कि फार्मर 6 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकता है। जी अनुपम जी। जी गगन जी, बहुत ही सही जानकारी दी आपने। प्रियंका जी, मैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे गगन जी ने भी बोला था सिंचाई करते वक्त ये खाद डलेगी, पहले ये डलेगी, बाद में ये डलेगी, तो सिंचाई में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए गेहूं की खेती में? जी अनुपम जी, जो गेहूं फसल है वो भारत देश में कई जगह लगाई जाती है। तो बारिश की वजह से क्या होता है, पानी की उपलब्धता कम ज्यादा मात्रा में रहती है। तो अगर किसान भाइयों आपके यहाँ पानी की मात्रा कम हो तो आप सिंचाई 2 हिस्सों में कर सकते हो। जो पहली सिंचाई है वो 20 से 25 दिन में होनी चाहिए। ये मुख्य स्वरूप से जड़ के विकास के लिए रहती है। और जो दूसरी है वो फूल आते समय यानी 80 से 85 दिन में होनी चाहिए। और अगर आमतौर पर बात करें बोने गेहूं की, तो बोने गेहूं में अधिक उपज पाने के लिए अगर और आपकी जमीन हल्की हो तो जो इस केस में जो पहली सिंचाई है वो जड़ के विकास के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, वो 20 के 25 दिन में होनी चाहिए। और जो दूसरी है वो 40 से 45 दिन में कलम निकलते समय होनी चाहिए। और जो उसके बाद वाली सिंचाई है यानी तीसरी सिंचाई, वो 60 से 65 दिन में गांठ बनते समय होनी चाहिए। और उसके बाद जो चौथी सिंचाई है वो 80 से 85 दिन में पुष्पावस्था में रहनी चाहिए। और उसके बाद जो पांचवी सिंचाई है वो 100 से 105 दिन में, जब दुग्धावस्था रहती है फसल की, उस अवस्था में रहनी चाहिए। और उसके बाद जो अंतिम सिंचाई है, छठी सिंचाई, ये 115 से 120 वाले दिन में मतलब दाना बनने वाली जो स्थिति रहती है उस स्थिति में रहनी चाहिए। और जब किसान में आप सिंचाई करते हैं तो आपको पहले मतलब गेहूं की बुवाई से पहले खेत में भली भांति समतल करना चाहिए।
और किसी एक दिशा में हल्का डाल दीजिए, जिससे मतलब इससे क्या होगा, जल को पूरे खेत में एक साथ वितरण हो जाएगा और पूरे खेत में जो सिंचाई है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। और अगर हल्की भूमि हो तो सिंचाई जो है वो लगभग 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और अगर दोमट और भारी जमीन हो तो सिंचाई जो है वो थोड़ी गहरी यानी 8 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए। इन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। जी अनुपम जी। जी प्रियंका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि भारत के कई जिलों में पानी होता है, कई जिलों में पानी नहीं होता है। हाँ। तो एक तो पानी के हिसाब से वैरायटी चुननी चाहिए, जैसे मनिंदर जी ने बताया था, कुछ वैरायटी होती हैं जो कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे देती हैं, और जहाँ पानी का प्रॉपर व्यवस्था है, सिंचाई पूरी तरह से हो जाती है, उनके लिए भी काफी वैरायटीज होती है, वहाँ पे नॉर्मल वैरायटी आप लगा सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी चीज है गेहूं की खेती में। अब रोहन जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि खरपतवार की क्या समस्या आती है, और इसमें गेहूं की फसल में, और उससे निवारण के या नियंत्रण के उसके उपाय क्या होने चाहिए? गेहूं के पीक में खरपतवार का बहुत बड़ा रोल है। जो खरपतवार बढ़ने से जो यील्ड रहती है गेहूं की वो कम हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण में हमें जो प्रतिबंधक नियंत्रण है उसमें जो गेहूं के बीज है वो खरपतवार बीजों से मुक्त होनी चाहिए, जिसमें खरपतवार के बीज नहीं आने चाहिए। गोबर की खाद जो होती है वो पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जब हम बुआई करते हैं गेहूं की, उसके तुरंत बाद ही हम स्टॉम्प एक्स्ट्रा, जिसमें पेंडामेथिलिन रहता है, वो 3 लीटर प्रति हेक्टर इस दर से आप स्प्रे ले सकते हैं। ये बीज नाशक का काम करता है, जो कि खरपतवार रोग को उगने से रोकता है। और उसके बाद 35 से 40 दिन के समय में आप क्लोरिनोफॉस प्रोपाइल जेल जो रहता है वो 160 ग्राम पर एकड़, और मेटसल्फोरान मिथाइल जो होता है वो 20 ग्राम पर एकड़ के दर से आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। जी रोहन जी, धन्यवाद कि आपने जानकारी दी हमें, खरपतवार की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे हटाए किसान। आशा करता हूँ कि ये जानकारी उनके काफी काम आएगी। अब अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे खरपतवार नियंत्रण की बात हुई, वैसे गेहूं में वैसे तो कम जो है पेस्ट और कीट जो है कम अटैक करते हैं, बीमारियां गेहूं में कम आती हैं, उतनी नहीं आती हैं अगर हम अन्य फसलों की तुलना करें तो। लेकिन फिर भी क्या क्या बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं गेहूं में, कौन कौन से कीट इसे अटैक कर सकते हैं, और उसके निवारण के क्या उपाय करने चाहिए या नियंत्रण के लिए क्या करे किसान? तो हाँ जी अनुपम जी, गेहूं की फसल में प्रमुख रूप से देखा जाए तो रोग और कीट बहुत कम लगते हैं। लेकिन अगर किसान गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले बीज को उपचारित जरूर करें, जिससे गेहूं की फसल में जो लगने वाले रोग हैं उसका प्रकोप कम हो जाता है। और किसान भाई, अगर गेहूं की फसल के बीज की उपचार की बात की जाए तो वो बहुत सारे रसायन उपलब्ध है बाजार में, जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या थीरम। तो इसमें से किसी एक रसायन का उपयोग करें, और 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम दवा का इस्तेमाल करें, और उसके बाद बीज को उपचारित करके तब बुआई करें। तो इससे क्या होता है कि जो प्रमुख रोग है, जैसे देखा जाए तो पीला रतुआ या भूरा रतुआ, ठीक है, काला रतुआ, तो ये जो प्रमुख रोग है इनके लगने की संभावना कम हो जाती है। तो किसान भाई, जब भी आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उनको बीज को जरूर उपचारित करें, इससे रोग का प्रकोप कम हो जाता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि किसान भाई अगर गेहूं की बुआई कर देते हैं तो पौधे सूखने की भी समस्या बनी रहती है। तो पौधे सूखने की समस्या बनी रहती है तो इससे ये दीमक की वजह से होता है। तो इसके लिए किसान भाई को क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो 4 ml
4 ml दवा 1 किलो बीज में डाल के उपचारित करनी चाहिए, जिससे ये जो पौधे सूखने की समस्या या दीमक लगने की समस्या जो बनी रहती है, ये फसल में नहीं होता है और उनकी फसल बहुत अच्छी तरीके से बढ़वार भी करती है और उनकी उपज भी अच्छी रहती है। तो जी आशीष जी, आज अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सिर्फ ये पूछने के लिए कि इतनी सारी हमने बातें करी, अगर हम समराइज करें तो जो बुआई कर रहे हैं, गेहूं की जो बुआई कर रहे हैं किसान भाई, उनको मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी अनुपम जी, जैसे कि हमारे सभी एक्सपर्ट भाइयों ने सारी बातें की, बीज के बारे में, खाद के बारे में और खरपतवार के बारे में और सिंचाई के बारे में। तो जब भी हम किसी फसल की बुआई करने जाते हैं, सबसे पहले हमारा खेत पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए और अच्छी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट, जो हमने सेशन में बात किया है कि बीज का, सॉइल का आप जो है परीक्षण एक बार जरूर कराएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है बुआई को लेके, वो बीज की बात आती है। बीज का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए, क्योंकि बीज ही एक ऐसी चीज है जो हमारी फसल को सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पहुंचाती है। बीज का चयन अच्छा बीज हो, रजिस्टर्ड दुकान से लें आप। बीज अच्छा हो, इसके लिए किसान किसी साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं, किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है। आप बीज को अपने हाथ में, जो पैकेट लेते हैं उनके सामने खुलवा के अपने हाथ में बीज आप ले लें, 100 से 50 ग्राम बीज लेके आप देख सकते हैं बीज में चमक है कि नहीं, बीज आपको मुरझा हुआ लग रहा है, बीज की साइज क्या है, कलर कैसा है, बोल्डनेस बीज में चमकदार है कि नहीं है। इतना अगर 3 चीज है तो आप मान के चलिए आपका बीज अच्छा है। और बीज सर्टिफाइड है, उसमें लॉट नंबर है कि नहीं है, लोकल बीज तो नहीं है। और बीज जब भी लें आप, उसका रसीद जरूर बनवाएं यार। दूसरी चीज, एक सबसे अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों को, जब आप बीज लेते हैं तो आप 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर का बीज खरीदते हैं, 2000, 4000, 5000 का बीज आप खरीदते हैं। किसान के दिमाग में एक समस्या ये आती है, उनके दिमाग में एक भ्रम ये बैठता है कि कहीं जर्मिनेशन, बुआई करने के बाद जब जर्मिनेशन होता है, देखते हैं हमारा जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो हमें जब जिस खेत में हम बुआई करते हैं उसकी नमी हमें जरूर देखनी चाहिए कि नमी कितनी है हमारे खेत में। उसको देखने का सबसे एक आसान तरीका है, बुआई के 1 दिन पहले अपने खेत में आप नंगे पांव टहल के देखें। अगर आपके खेत में पांव के निशान बन जा रहे हैं, पांव के पंजे के निशान आपके बन जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके खेत में नमी पर्याप्त है। दूसरी चीज, बीज खरीद के लाएं आप, पैकेट खोल के बीज से 50 सीड या 100 सीड लेके अपने खेत, घर के सामने, किसी गमले में, कहीं भी जहां जगह मिले आप ऐसे ही उसको लगा दें। और 10 दिन बाद आप देख लें कि 100 सीड हमने, आप 50 सीड लगाया था तो कितने सीड जनरेट किए। उससे आप बीज जमाव प्रतिशत, एक रफ आइडिया आप निकाल सकते हैं कि हमारे बीज का जमाव प्रतिशत जो उसमें पैकेट में लिखा है 80%, 90% या 70%, वो उस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आता है तो आप पूरा पैकेट लेके तुरंत दुकान पे आप पहुंच जाएं, ये बताएं कि मैंने इसका जनरेशन परसेंटेज या जमाव प्रतिशत चेक किया आपने, इस तरह से नहीं आ रहा है। और जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बीज शोधन। इस पे हमने भी पिछले बात पते के शो में हमने बात किया है, सिर्फ बीज शोधन पे ही। बीज शोधन को जरूर अपनाएं। इसको आप अपने कृषि कैलेंडर में एक बना के रखें कि हमें किसी फसल को बिना बीज शोधित किए नहीं लगाना है। जैविक बीज शोधन को जरूर अपनाएं। कुछ नहीं मिलता है तो आप गर्म पानी करके आप बीज को जरूर शोधित करें एक बार, या नीम ऑयल हर जगह मिलता है, नीम ऑयल से आप कर सकते हैं। तो इन विशेष बातों को, नमी का और बीज का और बीज दर, ये 3 चीजों को विशेष ध्यान रखिए। किसान भाई, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, जमाव अच्छा होगा, और जमाव अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है हमको पैदावार अच्छी मिलेगी। धन्यवाद अनुपम जी। जी आशीष जी, सारी बातें हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हम भूल गए करना, वो ये है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए जब वो बीज लगाए। जी अनुपम जी, पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, ये इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तब बात आ जाती है हमारी सोइंग की विधि कौन सी अपना रहे हैं हमारे किसान भाई। जब आप छिड़काव विधि अपनाते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो विचार है, ये फेल हो जाता है। वहाँ पे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हमारी वहाँ काम नहीं करती है। ये सिद्धांत हमारा काम करता है जब हम 0 टिल, सीड ड्रिल या 40 सीड ड्रिल मशीन से
लाइन सोइंग करते हैं तब हमारा ये सिद्धांत वहाँ पे काम करता है। प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर की आप रख सकते हैं दूरी, और रो टू रो जो है आप 20 से 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप समय से बो रहे हैं तो अगर आप लेट कर रहे हैं तो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस जो है दूरी वो कम हो जाएगी और रो से रो की दूरी कम हो जाएगी। और सीड मशीन जो आप बोते हैं मशीन से, उसमें पहले से ही कैलिब्रेशन होता है, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। जो किसान भाई जो ट्रैक्टर चलाते हैं उनको पता रहता है, वो मशीन में पहले से ही सेट कर देते हैं। वो एक बीज जहाँ गिरेगा दूसरा बीज जहाँ गिरेगा, दोनों की दूरी उसमें तय हो जाती है और रो टू रो की भी दूरी तय हो जाती है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वो पहले से उसमें कैलिब्रेट करके वो फिक्स कर दिया जाता है। बीज हमारा कितना गिरेगा, एक जगह एक ही बीज गिरेगा, दूसरा बीज फिर उसकी निश्चित दूरी पे गिरेगा। इसके लिए अगर आप मशीन से बो रहे हैं तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जी आशीष जी, धन्यवाद, आपने हमारी सारी जानकारियों का उत्तर दिया। और इनफैक्ट जितने भी आज कृषि नेटवर्क के एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबसे मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। बुआई का सीजन चालू हो गया है, बीज कैसे खरीदना चाहिए, बीज का उपचार कैसे करना चाहिए, हम पिछले टॉपिक में कराए थे। बीज कैसे खरीदना चाहिए, कौन सा बीज खरीदना चाहिए गेहूं का कि पैदावार बहुत अच्छी हो, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, खरपतवार की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इन सब की हमने एक बहुत ही डिटेल में आज यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी। अब मैं आपसे, आप किसान भाई से गुजारिश करता हूँ कि जो वीडियो है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य किसान भाइयों तक भी ये पहुंचे, उन लोगों को भी वही लाभ मिले इस वीडियो को देखने से जो आपको मिल रहा है। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि इस तरह के जब भी हम नए वीडियोस लाएंगे वो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आप हमें हमारे ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मनिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फायदे क्या हैं इस पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करने के किसान के लिए। मेन इसका मॉइस्चर कंट्रोल करने का होता है और अगली फसल के लिए इसको उपयोगी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक में। बात पते की लाख टके की बात पते की।